नमस्कार। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष BA सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। साहित्य की सबसे प्रभावशाली और जीवन को सर्वाधिक जीवंत रूप में प्रस्तुत करने वाली विधा नाटक है। शेक्सपियर ने तो मानव जीवन को ही एक रंगमंच माना है, जिस पर सभी अपने लिए प्रस्तावित पार्ट का अभिनय करते हैं और अपने लिए निर्धारित कार्याभिनय कर चले जाते हैं। भारत और पश्चिम दोनों में नाटक और रंगमंच की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। भारत में तो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का प्रणयन ही नाटक को केंद्र में रखकर किया गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस विधा के विश्लेषण का सबसे प्राचीन तथा वैज्ञानिक विवेचन ग्रंथ है। पश्चिम में भी अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने नाट्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, परंतु भारत में जो नाटक की परंपरा है वो पश्चिम से ज़्यादा प्राचीन है। भारत में नाटक को पंचम वेद माना गया है, क्योंकि नाटक ऐसी संपूर्ण विधा है जिसमें जीवन अपने समग्र रूप में घटित होता है। पाठ, नृत्य, अभिनय, संगीत आदि का समुच्चय नाटक में ही संभव है। इसीलिए नाटक को जीवन अवस्थाओं का अनुकरण ही कहा गया है। यही नहीं, मनुष्य के अंतस की वृत्तियों का अनुकरण भी नाटक में ही होता है। नाटक जीवंत और सक्रिय मानव जीवन को दर्शक और पाठक के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। इसीलिए मनुष्य पर नाटक का सर्वाधिक प्रभाव होता है। नाटक के दो प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं, एक मनोरंजन और दूसरा हितोपदेश। हमारे यहाँ मनोरंजन को कभी संकीर्ण तथा अश्लील अर्थों में नहीं देखा गया है। पारसी नाटकों में मनोरंजन थोड़ा अश्लील हो जाता है और शायद वहाँ मनोरंजन प्रधान भी होता है। हमारे यहाँ नाटकों में मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें वो है एक समाजोपयोगी कार्य प्रमुखता से करता हुआ नज़र आता है। संस्कृत के नाटकों में हम देखते हैं एक विदूषक होता है। विदूषक हंसाता भी है लेकिन प्रबोधित भी करता है। पारसी नाट्य शैली ने मनोरंजन की दृष्टि से नाटक को अश्लीलता की ओर घसीटा और उसे लक्ष्य भ्रष्ट सा करके रख दिया है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में नाटक के विविध रूपों की विस्तृत चर्चा मिलती है। साथ ही लोक ने भी अनेक नाट्य रूपों का संधान किया और उनका उपयोग लोक जागरण के लिए किया। लोक जीवन में लोक नाट्य रूपों का पूरा हस्तक्षेप रहा। नौटंकी, सांग, ख्याल, भवई, नाच, रास जैसे अनेक रूप न जाने कब से लोक जीवन में रचे बसे हैं। इन रूपों का उपयोग भी शास्त्रीय नाटकों में किया गया है। इसी तरह भारत में नाटक और लोक नाट्य की परंपरा साथ साथ चलती रहती है। आम आदमी लोक नाट्यों के द्वारा मनोरंजन के साथ साथ एक या जो भी कोई विशेष महत्वपूर्ण संदेश हो वो प्रेषित करते रहते हैं। यह आश्चर्य का विषय रहा है कि संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा के बावजूद हिंदी में नाटक की परंपरा का जो सूत्रपात है वह बहुत देर से हुआ। तथापि तुलसीदास जी ने रामलीला की परंपरा आरंभ की, जो आज भी लोकप्रिय है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले नाटककार हैं जिन्होंने इस विधा के महत्व को समझा और उन्होंने नाटक लेखन, मंचन तथा हिंदी नाट्य शास्त्र प्रणयन की दिशा में पहल की। उन्होंने हिंदी नाटक को पारसी शैली की अश्लीलता से मुक्त कर एक गंभीर विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। भारतेंदु ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया वह निरंतर समृद्ध होती गई तथा इसने शास्त्रीय तथा लोक नाट्य रूपों को लेकर नए नए प्रयोग किए। प्रस्तुत कृति या जो हमारी जो पुस्तक है हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, वह हिंदी नाटक पर विस्तार से प्रकाश डालती है। हम यहाँ हिंदी नाटक के इतिहास पर चर्चा करें उससे पूर्व हिंदी नाटक में जो नाटक शब्द है उसकी व्युत्पत्ति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पाणिनि का मत है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई, जबकि रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ में इसकी व्युत्पत्ति नाट धातु से मानी है। और पाश्चात्य जो दार्शनिक है वेबर और मोनियर विलियम्स का मत है कि नट धातु नृत्य धातु का प्राकृत रूप है। मार्कंड की धारणा है कि नृत्य धातु बहुत प्राचीन है, जबकि नट धातु का प्रयोग बहुत बाद में हुआ। अनेक विद्वानों के अनुसार नट तथा नृत्य दोनों धातुओं को प्रयोग ऋग्वेद काल से होता आ रहा है। सायण ने अपने भाष्य में नट का अर्थ व्यापनोति किया है, जबकि नृत्य का गात्र विक्षेपण। वस्तुतः नाट्य शब्द नट धातु से बना है तथा इसके अर्थ में नृत्य और अभिनय दोनों आ जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संपूर्ण संसार के भावों का अनुकीर्तन ही नाट्य है। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए दश रूपककार ने लिखा है अवस्थानुकृतिर नाट्यम। इसकी व्याख्या करते हुए धनिक ने लिखा है काव्य में नाटक नायक की जो धीरोदात्त इत्यादि अवस्थाएं बतलाई गई हैं उनकी एक रूपता जब नट अभिनय के द्वारा प्राप्त कर लेता है तब वही एक रूपता की प्राप्ति नाट्य कहलाती है। यह अभिनय चार प्रकार का होता है, वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार्य। वचनों के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे वाचिक कहते हैं। भुजाक्षेप इत्यादि अंगों का अभिनय आंगिक अभिनय कहलाता है। स्तंभ, स्वेद इत्यादि सात्विक भावों के अभिनय को सात्विक अभिनय कहते हैं। और वेश, रचना इत्यादि के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे आहार्य अभिनय कहते हैं। अंग्रेजी में नाटक के लिए जो एक सिमिलर शब्द है वो है ड्रामा कहा जाता है। ड्रामा शब्द ग्रीक एक शब्द है और इसमें ड्रामा का अर्थ होता है सक्रियता। एशले ड्यूक्स ने अपने इंग्लिश ड्रामा नामक ग्रंथ में स्पष्ट लिखा ही है कि ड्रामा शब्द ग्रीक में सक्रियता का वाचक है। ड्रामा शब्द की व्युत्पत्ति से भारतीय और पाश्चात्य नाटकों के मौलिक अंतर का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। भारत में अनुकरण और अभिनय को नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है और पाश्चात्य देशों में सक्रियता को इसका प्रमुख उपादान ध्वनित किया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने नाटक शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो नाटक शब्द का जो विकास है, हिंदी साहित्य में जो नाटक शब्द का जो विकास हुआ है उनके विभिन्न चरणों पर हमारा ध्यान रहेगा। तो आज नाटक में मेरा ये पहला वीडियो है। अगला वीडियो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।